हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में इंडिया की अलग अलग जगह की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर के 3 पार्ट्स है। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है अ टी फ्रॉम असम। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा में गोवा के ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग कल्चर के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओल्डर पीपल इन गोवा आर ऑफ्टन हर्ड रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिया डेज ऑफ पोर्तुगीज रूल एंड द स्पेशल ब्रेड दैट वाज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ देन। तो गोवा के जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब पोर्तुगीज़ का रूल हुआ करता था और जो स्पेशल ब्रेड है उनकी डेली लाइफ का पार्ट हुआ करता था। Although the people who enjoyed those loaves may no longer be around, the tradition of bread making has still survived. तो हालांकि वो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे जो कि इन ब्रेड लोव्स को इन्जॉय करते हैं, लेकिन जो ब्रेड बनाने का जो कल्चर है वो आज भी ज़िंदा है। Even today there are people who mix the dough, shape it and bake the loaf just as their ancestor did. तो आज भी वो लोग मौजूद हैं जो कि आटे को मिक्स करते हैं, उसे शेप देते हैं और उसे पकाते हैं जैसा कि उनके पूर्वज किया करते थे। The old reliable furnaces are still in use, and the fire inside them has not yet extinguished. तो रिलिएबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो जो पुराने और भरोसेमंद भट्टियाँ हैं वो आज भी यूज़ की जाती है और उनके अंदर की आग आज भी नहीं बुझी है। इन सम प्लेसेस द साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी heard अर्ली इन द मॉर्निंग अनाउंसिंग हिज अराइवल। तो कुछ कुछ जगह पे जो बेकर की जो बांस की लकड़ी की आवाज़ें वो आज भी सुबह सुबह सुनी जाती है। और जो बांस की लकड़ी की आवाज़ें वो उसके आने की सूचना देती है, किसके? बेकर के। Though the original baker may have passed away, his son still continues the family occupation. तो जो ओरिजिनल बेकर है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जो बेटा है वो आज भी अपने परिवार के व्यवसाय को चला रहा है। मतलब जो पहले ओरिजिनल बेकर हुआ करते थे वो अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो आज भी अपने परिवार के व्यवसाय को चला रहे हैं। These traditional bakers are still known as पैडर्स in गोवा। तो गोवा में इन ट्रेडिशनल बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें पैडर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट्स में इसका आंसर बताना। हु रूल्ड गोवा? तो गोवा पे किसने शासन किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में देना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द बेकर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ गांव चिल्ड्रन। तो गांव के बच्चों के जीवन में जो बेकर है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। ही वॉज मोर देन जस्ट अ ब्रेड सेलर, ही वॉज अ फेमिलियर प्रेजेंस एंड अ ट्रस्टेड फिगर। तो गांव के बच्चों के लिए जो बेकर है वो एक ब्रेड बेचने वाले से ज़्यादा बढ़ के था। मतलब कि वो सिर्फ ब्रेड बेचने वाला ही नहीं था उनके लिए, वो उनके जाना पहचाना इंसान था और उन भरोसेमंद इंसान था उनके लिए। He visited homes at least twice a day, once in the morning when he went out to sell bread and again later after his large basket had been emptied. तो जो बेकर है वो दो बार एक दिन में घर में आता था ब्रेड बेचने के लिए। पहले वो सुबह आता था और दूसरी बार तब आता था जब उसका जो टोकरी है, बड़ी वाली टोकरी, वो खाली हो जाती थी। The rhythmic sound of his bamboo stick would wake the children from their sleep and they would rush out eagerly to welcome him.
तो जो बेकर के बैम्बू की छड़ी की आवाज़ है वो बच्चों को सुबह सुबह उठा देती थी, नींद से उठा देती थी। और जो बच्चे वो दौड़ते दौड़ते उत्साहित होके आते थे उसका स्वागत करने के लिए, किसका, बेकर का स्वागत करने के लिए। दिस एक्साइटमेंट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द loaves ऑफ ब्रेड विच वर यूजली परचेस्ड बाय द हाउस होल्ड मेड। तो बच्चों की जो ये उत्सुकता है वो ब्रेड के लिए नहीं थी। ब्रेड तो अक्सर वही जो घरों की नौकरानियाँ थी वो खरीदती थी। What the children truly waited for were the bread bangle which they chose with great care। तो जो बच्चे जो हैं वो ब्रेड बैंगल्स के लिए उत्साहित होते थे, यानी कि ब्रेड की चूड़ियों के लिए। Occasionally they were also rewarded with specially made sweet bread। तो जो बेकर के द्वारा कभी कभार वो लोग एक स्पेशल ब्रेड, स्वीट ब्रेड दिए जाते थे, उन्हें तोहफे में स्वीट ब्रेड दी जाती थी, किसे, बच्चों को। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, आप कमेंट्स में इसका आंसर बताना। व्हाट आर बेकर्स नोन एज इन गोवा। बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है गोवा में। हाउ मैनी टाइम्स अ डे बेकर डिड बेकर कम। तो बेकर कितनी बार आता था एक दिन में ब्रेड बेचने के लिए। और द बेकर अनाउंस्ड हिज अराइवल विद द झंझंग साउंड ऑफ ए स्पेशल बैम्बू स्टिक। तो बेकर जो है वो अपनी आने की सूचना झंझंग आवाज़ से देता था। विथ वन हैंड ही बैलेंस द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो जो बेकर है वो एक हाथ से अपने सिर पे वो टोकरी को रखता था और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को ग्राउंड पे मारता था। बैंट का मतलब होता है ज़ोर से टकराना, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से बैम्बू ग्राउंड पे मारता था जिससे कि वो झंझंग आवाज़ निकलती थी। ही ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। तो जो बेकर जो है वो घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग से ग्रीट करता था और वो जो अपनी ब्रेड की टोकरी है वो बांस की लकड़ी पे रख देता था। द चिल्ड्रन वर जेंटली पुश असाइड विद अ मिल्ड रेब्यूक वाइल द loaves वर हैंडेड टू द सर्वेंट। तो रेब्यूक का मतलब होता है डांटना। तो बच्चों को जो बेकर है वो आराम से हल्के से डांट के साइड कर देता था और जो ब्रेड है वो सर्वेंट को दे देता था। स्टिल द चिल्ड्रन डिड नॉट गिव अप। दे क्लाइंब्ड बेंचेस और पैरापेट्स टू पीप इनटू द बास्केट। तो बच्चे फिर भी हार नहीं मानते थे, वो या तो बेंचों पे चढ़ जाते थे या तो पैरापेट्स यानी सुरक्षा की दीवार पे, और फिर वो बास्केट में फिर झांकते थे टोकरी में। पीप का मतलब होता है झांकना। तो बच्चे फिर भी हार नहीं मानते थे, या तो वो बेंचों पे या दीवारों पे चढ़ के फिर बास्केट पे झांकते थे। द नरेटर स्टिल रिमेंबर्स द स्वीट स्मेल ऑफ द loaves। तो जो ऑथर है उसे आज भी वो मीठी ब्रेड की खुशबू याद है। द एल्डर्स रिसीव्ड loaves वाइल चिल्ड्रन गॉट बैंगल्स। तो बड़ों को जो है ब्रेड मिलती थी और बच्चों को बैंगल्स यानी चूड़ियाँ। द ऑथर सेज दैट ही एंड द अदर चिल्ड्रन डिड नॉट इवन ब्रश टीथ और वॉश्ड माउथ प्रॉपरली। तो जो ऑथर है वो बताता है कि वो और बाकी बच्चे जो है वो अच्छे से ब्रश भी नहीं करते थे, दांत भी नहीं धोते थे, मुंह भी नहीं धोते थे अच्छे से। उनको जो मैंगो लीव्स तोड़ना है टूथ ब्रशेस के लिए वो बहुत ही अनावश्यक लगता था। प्लकिंग मैंगो लीव्स फॉर टूथ ब्रशेस फेल्ट अननेसेसरी टू देम। आफ्टर ऑल इवन टाइगर्स डिड नॉट ब्रश देयर टीथ एंड हॉट टी वॉज इनफ टू क्लीन एवरीथिंग। तो जो ऑथर जो है कहता था कि वो और बाकी बच्चे ढंग से मुंह भी नहीं धोते थे, उनको आम के पत्ते तोड़ना बहुत ही अननेसेसरी लगता था ब्रश करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो टाइगर्स है वो भी तो कभी ब्रश नहीं करता था और गर्म चाय काफ़ी होती थी उन सब कुछ साफ़ करने के लिए। मतलब गर्म चाय से ही वो अपने मुंह को साफ़ कर लेते थे। उनका मानना है कि गर्म चाय से सब कुछ साफ़ हो जाता था। अब आप कमेंट्स में इन दो क्वेश्चंस का आंसर देना। हु वॉज जेंटली पुश्ड असाइड बाय द बेकर एंड व्हाट डिड चिल्ड्रन रिसीव।
तो किसे बेकर जो है आराम से साइड कर देता था धक्का देके, और बच्चों को क्या मिलता था। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट्स में देंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स वर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल्ड, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट फेल्ट डल विदाउट ब्रेड। तो जो शादियों के गिफ्ट में एक बोल नाम का स्वीट ब्रेड दिया जाता था, और मैरिज गिफ्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट थी बोल के बिना। मतलब बोल एक काइंड ऑफ स्पेशल स्वीट ब्रेड हुआ करता था जो कि शादियों में दिया जाता था गिफ्ट के तौर पे। जैसा कि पार्टी और फेस्ट में जो है ब्रेड के बिना फीकी लगती थी। दिस शोड हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर वॉज फॉर विलेज लाइफ। और इससे हमें पता चलता है कि बेकर कितना ज़रूरी था गांव की लाइफ के लिए। ऑन अ डॉटर्स एंगेजमेंट द लेडी ऑफ द हाउस हैड टू प्रिपेयर सैंडविचेस। तो जो अपनी बेटी की शादी में जो घर की जो लेडी होती थी उसे सैंडविचेस बनाने होते थे। केक एंड बोलिनास वर नेसेसरी फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। और केक और बोलिनास जो है वो बहुत ज़रूरी हुआ करते थे क्रिसमस और बहुत से फेस्टिवल के लिए। तो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल पे कौन से दो ब्रेड्स ज़रूरी होते थे, तो वो थे केक्स और बोलिनास। देयरफॉर द बेकर्स फर्नेस वॉज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द विलेज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेकर की जो भट्टी थी वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट थी एक गांव का। अब आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। व्हाट लीफ वॉज यूज्ड एज अ टूथब्रश। तो जो ऑथर ने अभी ऊपर बात करी थी कि वो कौन सी पत्ती तोड़ना उनके लिए अननेसेसरी लगता था, तो कौन सी पत्ती थी जो कि टूथब्रश जैसे यूज़ की जाती थी। आप कमेंट्स में बताना। The baker of those days wore a special dress called kabai, a single piece long frock reaching the knees. तो उन दिनों जो बेकर थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे जो कि कबाई कहलाता था। कबाई एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती थी, मतलब एक ही फ्रॉक होती थी, और वो ना फ्रॉक घुटने तक पहुंचती थी। In later years, the bakers were seen wearing shirts and trousers that were shorter than full pants. तो कुछ सालों बाद जो बेकर जो है उन्हें शर्ट और ट्राउज़र पहने देखा जाता था, और जो ट्राउज़र्स की जो लेंथ है वो फुल पैंट से थोड़ी कम होती थी। इवन टुडे अ पर्सन वियरिंग नी लेंथ हाफ पैंट्स इज़ कम्पेयर टू अ पैडल। तो आज भी अगर कोई पर्सन जो है वहाँ गोवा में अगर नी लेंथ पैंट पहनता है, नी लेंथ हाफ पैंट पहनता है, तो उसे पैडर कहा जाता है। पैडर मतलब बेकर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में देंगे। विच स्वीट ब्रेड वॉज नेसेसरी फॉर मैरिज गिफ्ट। कौन सा स्वीट ब्रेड मैरिज गिफ्ट के लिए ज़रूरी था। The baker usually collected his payment monthly and accounts were written by pencil on the walls. तो जो बेकर जो है वो मंथली जो पेमेंट है अपनी वो मंथली लेता था, मतलब हर महीने पेमेंट लेता था, और जो मंथली अकाउंट्स है वो पेंसिल से दीवारों पे लिखता था। मतलब किस दिन किसने कितना ब्रेड लिया है वो एक दीवार पे लिखता था और एक महीने तक लिखता था, फिर उनसे पेमेंट लेता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल जॉब एंड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो बेकिंग उस समय पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था बेकिंग करने से, और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं रही है। द बेकर्स फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो बेकर की जो फैमिली है और उसके सर्वेंट हमेशा खुश और अमीर दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस। प्लम्प मतलब मोटा, फिजिक मतलब शरीर की बनावट, और टेस्टमनी मतलब गवाही। तो उनकी जो मोटा शरीर का बनावट था वो इस बात की गवाही देता था। किस बात की गवाही देता था कि बेकर जो है बहुत हैप्पी और अमीर हुआ करते थे, तभी तो वो लोग मोटे होते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इज़ कंपेयर्ड टू अ बेकर। तो आज भी कोई भी इंसान जिसका जैक फ्रूट लाइक
जो जैक फ्रूट की तरह दिखता है उसे बेकर से कंपेयर करते हैं। जैक फ्रूट उसे कहते हैं कटहर को। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। वॉट वॉज द स्पेशल ड्रेस कॉल्ड दैट द बेकर्स वेयर। तो स्पेशल ड्रेस को क्या कहते थे जो कि बेकर्स पहना करते थे। वेयर वर मंथली अकाउंट्स रिटर्न। तो और मंथली अकाउंट्स जो हैं बेकर के वो कहाँ लिखे जाते थे। वॉट डिड द चिल्ड्रन पीप इनटू। बच्चे किस चीज़ में झांकते थे। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। तो हमारा पहला पार्ट अब ख़त्म हो गया है और हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है कुर्ग। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर लाइज कुर्ग और कोडागू, अ लैंड ऑफ हिल्स दैट सिम्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन। तो मैसूर और समुद्री किनारे बसे शहर मैंगलोर के बीच जो है कुर्ग लाया करता है। कुर्ग को कोडागू भी कहते हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत है, हिल्स बहुत हैं। और कुर्ग जो है वो किसी स्वर्ग के टुकड़े से कम नहीं है। और इनहेबिटेड बाय अ प्राउड मार्शियल रेस, ग्रेसफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो कुर्ग जो है वो प्राउड मार्शियल रेस द्वारा इनहेबिट किया गया है। मतलब यहाँ पे जो है मतलब मार्शियल मतलब युद्ध से संबंधित, यहाँ पे युद्ध से संबंधित लोग रहते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं लड़ाकू लोग रहते हैं। और यहाँ की औरतें जो है वो बहुत सुंदर है और यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर्स भी बहुत है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अबाउट 30% ऑफ कुर्ग इज़ कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ स्पाइस गार्डन एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो लगभग जो 30% जो कुर्ग है वो जंगलों से भरा हुआ है, हरे भरे जंगलों से। और यहाँ पे मसालों के गार्डन भी है और कॉफ़ी की खेती भी होती है। कुर्ग जो है मेनली कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। Heavy monsoon rains keeps many visitors away, but the best season begins in September and lasts till March. तो जो भारी बारिश का जो मौसम होता है, कुर्ग में बारिश बहुत होती है, तो उस कारण से जो है बारिश के मौसम में ज़्यादा पर्यटक यानी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे नहीं आते हैं। और कुर्ग घूमने का जो बेस्ट सीज़न है वो सितंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक रहता है। ये सबसे बेस्ट टाइम है कुर्ग घूमने का। द वेदर देन इज़ प्लीजेंट विथ लाइट शावर्स। और इस टाइम जो वेदर है बहुत ही प्लीजेंट होता है और हल्की हल्की बारिश होती है बिल्कुल। द एयर कैरीज रिफ्रेशिंग अरोमा ऑफ कॉफ़ी एंड कॉफ़ी स्टे एंड कॉलोनियल बंगलोज रेस्ट क्वाइटली अंडर थिक ट्री कैनोपीज। तो जो एयर है जो कुर्ग की उसमें हमेशा कॉफ़ी की खुशबू रहती है। और जो कॉलोनियल बंगलोज जो हैं यानी ब्रिटिश जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था उस टाइम के बंगलो जो हैं वहाँ की पेड़ की छाया में आराम से खड़े रहते हैं। कैनोपीज का मतलब पेड़ की घनी छाया, घनी मतलब पेड़ की घनी डालियों की छाया। तो अब आप कमेंट्स में इन दो क्वेश्चंस के आंसर देंगे। व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, बेस्ट सीजन फॉर विजिटिंग कुर्ग बिगिंस इन। तो कुर्ग किसके लिए फेमस है और कुर्ग को घूमने वाला बेस्ट सीजन कब चालू होता है। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arab descent. According to one story, a part of Alexander's army moved south and settled there when returning become impossible. जो कुर्ग के पीपल है वो पॉसिबली ग्रीक या अरब के वंश हैं। मतलब ग्रीक या अरब के जो लोग हैं वो कुर्ग वालों के पूर्वज हैं। तो एक कहानी है कि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी है, अलेक्जेंडर कहाँ, ग्रीक का एक राजा था। तो अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ की तरफ मूव कर रही थी और वहाँ सेटल हो गई क्योंकि उनका रिटर्न होना इम्पॉसिबल बन गया था। कुछ कारण होगा जिस कारण से वो रिटर्न नहीं हो पा रहे थे, तो वो वहीं सेटल हो गए। कहाँ पे, कुर्ग में। दे मैरिड लोकल पीपल एंड देयर कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन देयर डिस्टिंक्ट मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज कस्टम एंड रिलीजन राइट्स। तो जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग हैं अब वो रिटर्न तो हो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वहीं के लोकल लोगों से शादी की और उनका जो कल्चर है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा था कुर्ग में। मतलब शादियों में और बहुत सारे रिलीजन राइट्स में जो है उनका कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा था।
The Arab origin theory is supported by the kufiya, a long black coat with an embroidery waist belt worn by Kodavas, resembling the kufiya of Arabs and Kurds. तो जो अरब ओरिजिन है, मतलब ये थ्योरी किसके द्वारा सपोर्ट होती है? एक स्टोरी, मतलब एक चीज़ है जो कुपिया, अरब के जो लोग हैं, सॉरी कुर्ग के लोग हैं, वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिस पे एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट है, जिसे कि कुपिया कहते हैं। और ये जो कुपिया है वो किसको रिजेंबल, मतलब कुफिया को रिजेंबल करता है, अरब और कुर्ड्स के। मतलब एक कुपिया नाम की कोई ड्रेस है, मतलब कोई चीज़ है जो कि कुर्ग के लोग पहनते हैं, और वो कुफिया को रिप्रेजेंट करती है अरब के। तो इससे कह सकते हैं कि अरब से कोई रिश्ता है कुर्ग का, मतलब वो अरब ओरिजिन के हैं कुर्ग के लोग। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट कुर्ग बिलोंग टू? कुर्ग कौन सी वाली स्टेट में? आप कमेंट्स में इसका आंसर बताएं। Kurg homes have a tradition of hospitality and most decorated. They are more willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कुर्ग के जो घर हैं उनके एक ट्रेडिशन होता है मेहमानबाजी का। वहाँ के लोगों में हॉस्पिटैलिटी बहुत है, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों और बेटे और पापाओं की जो कहानियाँ हैं वो बहुत सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब शौक है। मैक्सिमम नंबर्स द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो कुर्ग का जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट मतलब सैन्य, तो कुर्ग का जो रेजिमेंट है वो बहुत सबसे सम्मानित है इंडियन आर्मी में। यहाँ डेकोरेटेड वर्ड का यूज़ सम्मानित के तौर पे ऐसा किया गया है। तो जो फर्स्ट चीफ था हमारी इंडियन आर्मी का, वो भी एक कुर्गी थे, जो थे जनरल करियप्पा। Even now, Kodabus are the only people in India permitted carry firearms without a license. तो कुर्ग को ही कोडाबू बोला जाता है। तो जो कोडाबू के लोग हैं वही पूरे इंडिया में वही लोग हैं जो कि बिना लाइसेंस के गन वगैरह रख सकते हैं। What was the name of the कुर्गी ड्रेस that showed Arab origin? तो उस कुर्गी ड्रेस का क्या नाम था जो कि अरब ओरिजिन को दिखाती थी? या आप इसका आंसर कमेंट्स में बताएं। Who was the first chief of इंडियन आर्मी? और इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ कौन था? इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताना। The river Kaveri obtained its water from the hillsands forest of Kurg. Mahashir, a large freshwater fish abound in this water. तो जो कावेरी नदी जो है उसको कुर्ग के जंगलों की हिल्स से जो है पानी मिलता है, और महाशीर जो कि एक बहुत बड़ी जो फ्रेश वाटर में रहने वाली फ़िश है वो भी यहाँ कुर्ग की पानी में पाई जाती है, यहाँ की नदियों में। Kingfisher dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो किंगफिशर जो है वो अपने शिकार के लिए नदियों में डाइव करती है, और जो स्क्विरल्स और लंगूर जो है वो अपने आधे खाए हुए फल को पानी में फेंक देती है, ताकि वो जो है पानी में जो तरंगे बनती है और जो पानी से में डालने पे जो वाटर स्प्लैश होता है उसे एंजॉय कर सकें। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महापुरुष। तो एलिफेंट जो है वो भी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ की नदियों में नहाना, और वो स्क्रब होना भी अपने महापुरुष के द्वारा वो भी एंजॉय करते हैं। विच रिवर गेट इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएं। The most laid-back individual converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking.
तो अगर कुर्ग में ऐसे लोग भी जाते हैं जिनको ज़्यादा आराम करना पसंद है, ज़्यादा एडवेंचर वगैरह नहीं पसंद है, तो वो लोग भी कुर्ग में जाकर बहुत हाई एनर्जेटिक बन जाते हैं और उन्हें भी एडवेंचर करना अच्छा लगने लगता है। और कुर्ग में आके जो है हम रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंट बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर पॉपुलर पाथ्स क्रिएटेड फॉर ट्रैकर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं जो कि स्पेशली ट्रैकर्स के लिए बनाई गई है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और यहाँ की पक्षियाँ, मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाई भी हमें इन वॉकिंग ट्रेल्स पे हमारे साथ रहती है, हमें कंपनी देने के लिए। मैकेक्स, मलाबार स्क्विरल, लंगूर एंड स्लेंडर लोरेंसेस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो जो स्क्विरल, लंगूर वगैरह जो है वो भी पेड़ की छाँव में से हमें देख सकते हैं यहाँ पे। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg। तो पैनोरामिक का मतलब होता है विस्तृत दृश्य और मिष्टी का मतलब है कोहरा वाला। तो जब हम ब्रह्मगिरी पर्वतों पे जाते हैं यहाँ के, तो हमें बहुत ही विस्तृत और जो है बहुत ही विस्तृत और कोहरा वाला जो है लैंडस्केप दिखता है कुर्ग का। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्गंधाम। तो जब हम एक रस्सी के पुल पे 64 हम रस्सी के पुल पे चढ़ते तो हमें चलने के बाद 64 एकड़ ऑफ एक आइलैंड दिखता है जिसे कि निसर्गंधामा कहते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बेलकुप्पे इज़ अ बोनस। तो पास ही स्थित बेलकुप्पे में इंडिया के सबसे बड़े तिब्बती बस्ती में रहते हमें बुद्ध साधु भी मिल जाते हैं। द मोंक्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंग द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो जो बौद्ध साधु जो हैं वो लाल, गेरुए और येलो रंग के कपड़े पहनते हैं और ये सभी चीज़ें जो है विजिटर्स को जो कि इंडिया की दिल और आत्मा की खोज में लगे हैं उन्हें हैरान कर देती है। और ये सब कुछ हमें कुर्ग में ही मिलता है देखने को। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे जो कि है अ टी फ्रॉम असम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो प्रांजल जो है वो एक यंग लड़का है असम से और वो राजवीर का क्लासमेट भी है। और प्रांजल और राजवीर इस दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। तो प्रांजल के जो पापा हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर है अपर असम में और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर असम में जो कि है अपने घर बुलाया है समर वेकेशन के लिए। चाय, गरम गरम चाय, a vendor called out in a high pitched voice। He come up to their window and asked, चाय साहब। तो एक टी सेलर जो है ट्रेन में चाय बेच रहा था ऐसे बोल के चाय, गरम चाय। तो वो उनके पास आता है उनकी खिड़की के पास और पूछता है चाय साहब, मतलब आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। तो प्रांजल कहता है हमें 2 कप दीजिए। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। तो उन्होंने वो गरम गरम चाय पी और लगभग सभी लोग उनके कंपार्टमेंट में चाय ही पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ कप जो चाय है हर रोज़ पी जाती है पूरे विश्व भर में। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। व्यू exclaimed प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि हाँ टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कमेंट्स में बताना। वेयर डू राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। राजवीर और प्रांजल कहाँ स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ प्रांजल्स फादर बाय प्रोफेशन। और प्रांजल के
पापा का प्रोफेशन क्या है, मतलब उनके पापा क्या काम करते हैं। द ट्रेन पुल्ड ऑफ द स्टेशन, तो ट्रेन जो है स्टेशन से चल पड़ती है। प्रांजल बोरेड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, तो प्रांजल जो है वो वापस से अपनी नाक जो है जासूसी किताब में घुसा लेता है। राज Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो प्रांजल और राजवीर दोनों को ही जो है डिटेक्टिव बुक बहुत पसंद है। राजवीर भी बहुत बड़ा फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, बट लेकिन इस टाइम पे वो क्या है, वो बाहर खिड़की के बाहर जो सीनरी है, ब्यूटीफुल सीन्स है, वो सब कुछ देख रहा होता है। वो उन सब चीज़ों में बिजी होता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली हरियाली होती है, तो राजवीर वही देख रहा होता है उस टाइम। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, और फिर उसके बाद जो है वो सॉफ्ट ग्रीन जो धान की खेती है वो दिखाई देती है, और फिर उसके बाद चाय की झाड़ियाँ दिखाई देती है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, तो ये बहुत ही आकर्षक व्यू होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, तो खिड़की से बाहर देखता है वो राजवीर, तो देखता है कि पहाड़ियाँ जो है वो पूरी बिल्कुल हरी हरी है, घने घने जंगल हैं, और वो सब चाय के बागान से ही भरी हुई होती है, और वो बिल्कुल समंदर जैसा मतलब लग रहा था, जैसे समंदर में हर जगह पानी ही पानी रहता है, वैसे ही वो वहाँ पे देखता है राजवीर, तो उसे दिखता है कि हर जगह हरा ही हरा होता है, जहाँ देखो वहाँ टी गार्डन, टी के बुशेस होते हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figure. Amidst का मतलब होता है के बीच में, और जो छोटे छोटे टी के जो प्लांट है उनके ऊपर जो है बड़े बड़े टॉल एकदम मजबूत पेड़ खड़े रहते हैं, और जो टी के जो रोज हैं टी प्लांट के, उनके बीच में ना लोग काम कर रहे होते हैं, जो कि डॉल लाइक बिल्कुल दिखते हैं, जैसे कि डॉल दिखती है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ अ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, तो कुछ ही दूरी पे एक अगली सी बिल्डिंग होती है जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो राजवीर एक्साइटमेंट में आके कहता है देखो टी गार्डन, लेकिन प्रांजल जो है जो कि असम में ही पैदा हुआ है और वहीं पे बड़ा है उन प्लांटेशन को देखते हुए, वो राजवीर के साथ अपनी एक्साइटमेंट शेयर नहीं करता है। ओह दिस इज़ द ट्री कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट concentrations of plantation in the world. और अब ये चाय का क्षेत्र है, प्रांजल कहता है, और असम जो है वो सबसे ज़्यादा, असम में टी की प्लांटेशन होती है पूरी दुनिया भर में। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और तुम उतने गार्डन अपनी लाइफ टाइम तक देखते सकते हो। यहाँ पे लगभग इतने गार्डन है कि ज़िंदगी भर भी देखो तो भी वो इनफ नहीं है। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो मैं जितना पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ा है चाय के बारे में, राजवीर कहता है, लेकिन कोई भी ये सच नहीं जानता है कि टी एक्चुअली में डिस्कवर किसने करा। यहाँ पे कई सारे लीजेंड्स की स्टोरीज है। व्हाट लीजेंड एक्स प्रांजल, तो प्रांजल पूछता है कौन से लीजेंड। वेल देयर्स द वन अबाउट चाइनीज़ एम्पेरियर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, तो एक चाइनीज़ एम्पेरियर होता है जो कि हमेशा पानी उबाल के ही पीता है। वन डे अ फ्यू लीव्स फ्रॉम द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द बॉटल, तो जहाँ पे वो पानी उबाल रहा होता है उसके ऊपर चाय के जो पौधे होते हैं वो जल के उसके ऊपर उसमें चाय की पत्तियाँ गिर जाती है, और फिर वो पानी जब वो राजा पीता है तो फिर उसका फ्लेवर उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो चाय की ही पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, तो मुझे एक दूसरी स्टोरी भी बताओ, प्रांजल मजाक में कहता है।
वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, तो हमारे पास एक इंडियन लीजेंड भी है। बोधि धर्म, एन एशियन बुद्धिस्ट एस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो एक बोधि धर्म नाम के एक बुद्धिस्ट साधु होते हैं, वो अब ध्यान करते टाइम जब उनको नींद आ रही थी तो उन्होंने अपनी आईलिड्स जो है वो काट कर फेंक दी, और उसी आईलिड्स में से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए उनकी आईलिड्स में से। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, और जो इन प्लांट्स के जो लीव्स है वो गर्म पानी में डालकर अगर पी जाए तो उससे नींद गायब हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये दो क्वेश्चन हैं। इन विच कंट्री वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, हु इज़ एसोसिएटेड विद द इंडियन लीजेंड ऑफ टी। ये दो आंसर आप कमेंट्स में बताना। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फर बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो टी पहली बार चाइना में पी गई थी, राजवीर कहता है। कब? 2700 BC में। तो और ये टी, चाय और चीनी शब्द जो है वो चाइनीज़ के ही है। टी कम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। तो टी जो है यूरोप में पहली बार 16th सेंचुरी में आई थी, और इसे उस समय जो है एक दवाई की तरह पिया जाता था, ना कि कोई ऐसे ही नॉर्मल सी पेय पदार्थ की तरह। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो जो ट्रेन जो है वो खड़खड़ा की आवाज़ करते हुए मरियानी जंक्शन पे आ जाती है, और जो बॉयज़ हैं वो अपने सामान को उठाते हैं और अब उस भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पे चल देते हैं। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजुल के जो मम्मी पापा होते हैं वो उनका वेट कर रहे होते हैं। सुन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबारी, द टी स्टेट मैनेज बाय प्रांजुल्स फादर। तो जल्दी फिर वो धेकियाबारी टी स्टेट जाते, जो कि प्रांजुल के पापा द्वारा मैनेज किया जाता है। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो 1 घंटे बाद जो कार जो है वो अचानक से अपना रास्ता बदल लेती है। दे क्रॉस्ड अ केटल ब्रिज एंड इंटर धेकियाबारा टी स्टेट, और वो एक पशु के ब्रिज पे से पार होते हैं और धेकियाबारी चाय के बागान में पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट। तो जो रोड के दोनों साइड जो है कंकड़ पत्थर थे, वो पूरी रोड कंकड़ पत्थरों की थी, और बहुत बड़ा जो था वहाँ पे टी का मैदान था। बहुत हर जगह चाय के पौधे थे, और सभी जो चाय के पौधे थे वो एक हाइट के लेवल पे काटे गए थे। Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs and wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. तो जो टी प्लकर्स हैं जो कि उनको सेम हाइट दे रहे थे, वो अपने पीठ के पीछे एक बैम्बू बास्केट लटकाते और जो नई नई जो लीव्स उगती है उन्हें उस बास्केट में डालते जाते हैं, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन पहना हुआ था। Pranjul's father slowed down to allow a ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। तो प्रांजल के पापा जो है अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं ताकि वो ट्रैक्टर के लिए रास्ता दे पाए, जो कि पूरा चाय की पत्तियों से ही भरा हुआ था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बारुआ, राजवीर एस्क्ड। तो ये चाय की फसल का दूसरा सीज़न है, राजवीर मिस्टर बारुआ से पूछता है, और कहता है इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से जुलाई तक का होता है और इसी में सबसे बेस्ट चाय उगती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजुल के पापा जो है वो सरप्राइज हो जाती है ये सब सुन के, और कहते हैं तुमने यहाँ आने से पहले बहुत पढ़ाई की होगी चाय के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजमीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो वो कहता है, राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के और भी कुछ सीखूँ और जानूँ। तो ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है।